नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे A2 बेसिक नॉलेज चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो है स्वर संधि के बारे में चर्चा कर रहे थे। स्वर संधि के बारे में चर्चा कर रहे थे। स्वर संधि में हम लोगों ने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि को पढ़ चुका था। आज हम लोग यड़ संधि के बारे में चर्चा करेंगे। यड़ संधि के बारे में और हम लोग देखते हैं यड़ संधि। यड़ संधि के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग एक क्लास शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम लोग जो है पिछली क्लासों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग किसी शब्द को देखते ही संधि को कैसे पहचान लेंगे कि कौन सी संधि है, इसके बारे में आप लोग जान लेंगे। और जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि को पहचानना है, इसके पीछे वाली क्लास जो है किसी चैनल पर प्लेलिस्ट पर डाल दी गई है। उसको आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आप लोग वहाँ जाएं। और ये क्लास बहुत ही अच्छी क्लास बनी हुई है। ये जो क्लास है एक नोट्स के समान है। आप ये लिखा हुआ देख रहे हैं, ये पूरा नोट्स ही है। आप इसको लाइन बाय लाइन नोट कर सकते हैं और इससे आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा, जिससे आप लोग कभी भी पढ़ेंगे आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा लाइन बाय लाइन। आइए अब हम लोग क्या है कि यहाँ पे चर्चा करते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि, हम लोगों ने स्वर संधि के बारे में पढ़ा। जो स्वर संधि थी, क्या थी? स्वर संधि। स्वर संधि कितने भेद थे? 5। ये हम लोगों ने बार बार पढ़ रहे हैं ताकि ये याद रहे। कितने भेद थे? 5 भेद थे। दीर्घ संधि, हम लोगों ने दीर्घ संधि, गुण संधि, क्या होगा यहाँ? दीर्घ होगा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अयादि संधि होगा। और हम लोगों ने दीर्घ संधि पढ़ा। अका सवर्णे दीर्घ, जहाँ पे अया के बाद हस्व दीर्घ, अया के बाद हस्व दीर्घ ई अ ई उ री आवे तो उसके स्थान क्या हो जाएगा? दीर्घ ही हो जाएगा, यानी उसका हस्व हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने गुण संधि से पढ़ा। गुण संधि का सूत्र था आद गुण। और हम लोगों ने जो है दीर्घ संधि में ही उसके कुछ जो विशेष नियम थे, यानी अपवाद थे, जैसे रीति सवर्णे रीवा, रीति तथा रीति सवर्णे लीवा को पढ़ा, वार्तिक को पढ़ा, होति ऋकार और ऋतिका को पढ़ा, यानी प्रकृति भाव को पढ़ा। हम लोगों ने क्या पढ़ा? ऋतिका को पढ़ा, प्रकृति भाव को पढ़ा। और इसके बाद हम लोगों ने गुण संधि पे आया। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुणा होता है। उसके बाद उसमें हम लोग अच्छाद भिन्निया मुख संख्यानों को पढ़ा, स्वाद रेणु को पढ़ा, प्रातिहोड्य शेष को पढ़ा। इसी तरीके से हम लोगों ने उसके बाद वृद्धि संधि पे आया और वृद्धि संधि के वृद्धि रेच सूत्र को पढ़ा, एक पर रूपम को पढ़ा, पर रूप संधि को पढ़ा, पूर्व रूप संधि को पढ़ा। और आज हम लोग यूको एडच यड़ संधि के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं यूको एडच। यूको एडच यानी यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र क्या होगा? यूको एडच। ये क्या है? सूत्र है। इस सूत्र की रचना की गई है। इस सूत्र को किसने लिखा है? पाणिनि जी द्वारा लिखा गया है। यूको एडच किसने लिखा है? पाणिनि जी ने लिखा है। अब हम लोग यड़ संधि के पहले सूत्र को ही जान लेते हैं। इसमें क्या है? ईको एडच। ईको में अलग करते हैं ईक यड़। ईक यहाँ से निकलेगा, यहाँ से यड़ निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा? अची। अच यानी अच मतलब अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? अच मतलब स्वर। हमने लोगों ने सबसे पहली क्लास में वर्ड विचार को पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने महसो सूत्र के बारे में जाना था और उसमें प्रत्याहारों को जाना था। आप लोग उस क्लास को अगर देख लेंगे तो यच क्या है, यड़ क्या है, इक क्या है, आपको अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा। ये इक प्रत्याहार है। इसमें इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आएंगे? अ ई का आ रहा है? अ ई उ र री ली क आ रहा है ना। यहाँ से ई से उठाया है, क तक गया है, इसी को कहेंगे इक प्रत्याहार। इसके अंदर कौन कौन सा आए? ई उ र री री, ई उ र री री आए। यही शब्द इक यड़ मतलब यड़ प्रत्याहार। य व र ल
या वरट लड़। यहाँ पे देखिए अब यड़ का मतलब क्या होगा, यहाँ पे यड़ का मतलब होगा यड़। देखिए ह य व र ट ल ढ़। यहाँ से क्या किया है, ह छोड़ दिया है, क्या यड़ प्रत्याहार है। यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आए, जिसमें हलंत लगेगा उसको क्या करते हैं हम लोग, प्रत्याहारों में नहीं गिनते हैं। यहाँ पे हलंत लगा है, यहाँ से क्या बचा, य बचा, व बचा, र बचा और ल बचा। य व र ल, यड़ का मतलब और यच मतलब स्वर, सभी स्वर हो गए। अब यहाँ पे यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री तथा ली के बाद असवर्ण, यहाँ पे असवर्ण का मतलब समझ रहे हैं, असवर्ण स्वर आवे, क्या आए, असवर्ण स्वर। यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब, ह्रस्व मतलब छोटा या दीर्घ मतलब बड़ा, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, इसका मतलब ई आए या बड़ी ई आए, ऊ आए या बड़ा ऊ आए, री आए या बड़ी री आए, ली आए या बड़ी ली नहीं होती, छोटी ही ली होती है। इसलिए कभी ना कहे कि ली आवे या बड़ी ली आवे, क्योंकि ली बड़ी होती ही नहीं है, ली केवल छोटी होती है। ये आप लोग गलत भ्रम में ना रहिए, ली भी बड़ी होती है, तो यहाँ पे ली केवल छोटी होती है। ली के बाद ही असवर, असवर वर्ण, असवर्ण स्वर आवे, असवर्ण मतलब समझ रहे हैं कि ई के बाद, ई के बाद असवर्ण मतलब असमान, इसका मतलब होता है असमान, असमान मतलब भिन्न, भिन्न स्वर आवे। भिन्न स्वर कौन से भिन्न स्वर, मतलब ई के बाद, जैसे ई आया, ई के बाद क्या, ई न आए, ई को छोड़कर बाकी 9 स्वरों में से चाहे जो स्वर आए, 9 स्वर होते हैं। संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कुल 9 स्वर आते हैं, और ई के बाद ई ना आए, बाकी चाहे जो स्वर आए, 9 में से चाहे जो स्वर आ जाए। ऊ के बाद इसी प्रकार यहाँ पे होगा, ऊ है, ऊ के बाद ऊ ना आए, बाकी चाहे जो स्वर आ जाए, चाहे ई आ जाए, ऊ के बाद ऊ ना आए, चाहे ई आ जाए, चाहे ई आ जाए, चाहे ए आ जाए, चाहे अ आ जाए, चाहे ऊ आ जाए, चाहे ऊ हो जाए, चाहे री आ जाए, मतलब कुछ भी आ जाए, लेकिन ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार री के बाद री न आए, री को छोड़कर बाकी चाहे जो स्वर आ जाए, चाहे ई आ जाए, चाहे बड़ी ई आ जाए, चाहे ए आ जाए, चाहे अ आ जाए, चाहे ऊ आ जाए, चाहे ऊ हो जाए आ जाए, चाहे ई आ जाए, कुछ भी आ जाए लेकिन री न आए। इसी प्रकार री के बाद अस्वर स्वर आवे तो ई उ री ली के स्थान में क्रमशः य व र और ल हो जाता है। ई के स्थान पे य, ऊ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और ली के स्थान पे ल हो जाता है। मतलब केवल इनके स्थान पे होगा, ई उ री ली के स्थान पे, ई उ री ली के स्थान पे हो जाएगा य व र ल हो जाएगा, हो जाएगा अस्वर्ण स्वर। और ये जो अस्वर्ण स्वर आ रहा है, इसके स्थान पर नहीं, केवल ई उ री ली के स्थान पर ये जो स्वर है बना रहेगा, इस स्वर के स्थान पर नहीं होगा, नहीं होगा। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इस ग्राफ के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या है, इस एक ग्राफ बना है, इसको देखिए, पूर्ववर्ण, परवर्ण और संधिवर्ण। इसमें क्या है कि पूर्व वर्ण मतलब पहले वाला वर्ण, परवर्ण मतलब बाद वाला वर्ण, संधि वर्ण मतलब जो संधि हुई है, जो बना है संधि से, वो संधि वाला वर्ण यानी संधि वर्ण। इसमें पूर्व वर्ण में क्या आएगा, इक प्रत्याहार आएगा। हम लोगों ने इक प्रत्याहार के बारे में जाना अभी पीछे ही, ई उ री ली आएंगे इक प्रत्याहार के अंतर्गत। और यहाँ पे परवर्ण में क्या आए, अची आए, अची आए यानी अच यानी स्वर आवे, और सवर्ण स्वर ना हो। अभी बताए कि सवर्ण स्वर कौन है, जैसे ई आए, यहाँ ई न आके क्या है, कुछ भी हो जाए, और 9 स्वर होते हैं, और ये जो स्वर है ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी हो सकते हैं, सवर्ण ना हो। और ई के स्थान पे य, ऊ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और ली के स्थान पे ल हो जाएगा। और जैसे ये कैसे जाने कि यहाँ पर व होगा, र होगा, र ल, इसको याद करने का क्रम क्या है, अगर आप लोगों को प्रत्याहार मालूम है, यहाँ पे य व र ल लिखेंगे, य व र और य व र ल। जब वो आप लोग याद करेंगे इस तरह से याद करेंगे, य व र ल, य व र ल, य व र ल, ऐसे य व र ल हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और
यहाँ पे असवर्ण मतलब असमान वर्ण, और यहाँ पे अगर यहाँ पे असमान वर्ण न कहता तो क्या होता? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहा हर्ष आदि के ई उ री ली के बाद असवर्ण स्वर आवे, मतलब असमान स्वर आवे। मान लीजिए असमान स्वर न आता, ये सूत्र, ये नियम बना क्यों? अगर यहाँ ई के बाद ई ही आ जाता तो हम लोगों ने अकर स्वर दीर्घ से पढ़ा था। यदि हर्ष दीर्घ ई उ री के बाद हर्ष दीर्घ ई उ री आवे तो उसके स्थान पे क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ ई हो जाता, तब यहाँ पे क्या होती? दीर्घ संधि हो जाती, दीर्घ संधि। तब क्या होता? यहाँ पे एक ना होती, यानी संधि ना होती। इसलिए यहाँ पे ये चीज कहा गया, ये शब्द का यूज हुआ कि असवर्ण स्वर आवे, ये जो असवर्ण स्वर है इसीलिए यहाँ पे यूज हुआ है। नहीं तो वहाँ पे संधि ना होके क्या हो जाता? वृद्धि संधि हो जाता। इसलिए यहाँ पे इस नियम का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको कैसे याद करें कि ई के स्थान ई है, उसके साथ यह ही क्यों होगा? वह क्यों नहीं हो जाएगा? जैसे ई है तो ई के सामने, जैसे आपको भूल गए, ई के स्थान पे क्या होगा, ऊ के स्थान पे क्या होगा, री के स्थान पे क्या होगा, ली के स्थान पे क्या होगा? तो यहाँ पे ई का ईचू स्थान तालु हम लोगों ने पढ़ा था। ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, और यह का उच्चारण स्थान ऐसा नाम तालु, इसका भी तालु होता है। दोनों को चरण स्थान अगर समान होगा तभी वो संधि वर्ण होंगे। जैसे यहाँ पे ई के स्थान पे क्या हो जा रहा है? यह हो जा रहा है, इसका भी चरण स्थान तालु है, इसका भी चरण स्थान तालु है। उसी प्रकार ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? उपुप मध्यनिया नाम ओष्ठव, इसका क्या है? ओष्ठ है। इसका क्या है? वो कारक दंत ओष्ठम, दंत और ओष्ठ दोनों है, इसमें ओष्ठ आया ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से उच्चारण स्थान समान है, इसलिए ऊ के स्थान पे वह ऋतु रसाना मूर्धा, री का भी मूर्धा होता है, र का भी मूर्धा होता है, इसलिए री के स्थान पे र हो जा रहा है। लीतु लसानम दंत, ली का भी दंत होता है, ल का भी दंत होता है, इसलिए ली के स्थान पे ल हो जा रहा है। और इसी प्रकार अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। हम लोगों ने जिस प्रकार से दीर्घ संधि में क्या पढ़ा, आ ई उ री, दीर्घ संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? ये दीर्घ संज्ञक वर्ण हैं आ ई उ री। ये सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि आ ई उ री दीर्घ संज्ञक वर्ण कौन है? तो आप कहेंगे आ ई उ री। और गुण संज्ञक वर्ण कौन है? आ ए अ ए ओ, अ ए ओ। और इसी अ से अगर रेप के साथ आए तो अर, और लपर के साथ आए तो अल हो जाएगा। और यहाँ पे इसी प्रकार अगर वृद्धि में आ ए ओ, आ ए ओ, अगर यहाँ पे जो आ है अगर रेप के साथ है तो आर, और लपर के साथ है तो आल। इस प्रकार से वृद्ध संज्ञक वर्ण 3 होते हैं, गुण संज्ञक वर्ण 3 होते हैं। और जो दीर्घ संज्ञक वर्ण है कितने होते हैं? यहाँ पे दीर्घ संज्ञक वर्ण 4, गुण संज्ञक वर्ण 3, वृद्ध संज्ञक वर्ण 3 होते हैं। ये जो अर और अल हैं अ से ही बने हैं, इसलिए इनकी गिनती नहीं कर रहे हैं, नहीं तो 1 2 3 4 हो जाते इस प्रकार से। और यहाँ पर भी 1 2 3 ही हो रहे हैं, नहीं तो अगर इसका गिनती अर और अल को गिनती तो 1 2 3 और 4 हो जाते। अब हम लोग संधि में यहाँ पे क्या है, एक वर्ड यूज हुआ है। संधि में जो आदेश होता है उसी के नाम पर संधि होगी। आदेश मतलब समझ रहे हैं? संधि माने आदेश। जैसे कोई वर्ड आया, यहाँ पे क्या देख रहे थे हम लोग? यहाँ पे देखिए, आइए नीचे देखते हैं। ई के स्थान पे क्या हो जा रहा है? ई के स्थान क्या आदेश हो रहा है? यह आदेश किसको कहेंगे? जो संधि वर्ण आ रहा है, ई के स्थान पे य, ऊ के स्थान पे व, री के स्थान पे र, और ली के स्थान पे ल हो जा रहा है, ये संधि वर्ण है, ये आदेश है, ये आदेश कहलाएंगे, आदेश है। और अब हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से जो दीर्घ संधि का यूक्लिड का सूत्र था, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इसको उदाहरण कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इका था, इक्वल को इको है इस प्रकार से, तो यहाँ पे हो जाएगा इक निकलेगा, यहाँ से यड़ निकलेगा, यहाँ से अच निकलेगा, अच यड़ और इक। क्या हुआ? तो हम लोग इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इक अच सूत्र से निकला है और ये यड़ है। हम लोग इक में देखेंगे, इकह में
इका में क्या है, षष्ठी प्रथमा है, षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी प्रथमा है। तो और हम लोग अगर सूत्र में जिसमें प्रथमा विभक्ति हो, जिस सूत्र में प्रथमा विभक्ति हो तो पूर्व वर्ण होगा, पूर्व वर्ण। ये ध्यान रखिएगा, जिस सूत्र में, जैसे जितने भी सूत्र हम लोगों ने पढ़ा, अगर उनमें षष्ठी विभक्ति है तो पूर्व वर्ण होगा। और अच पर वर्ण में यहाँ अच था, अच में सप्तमी विभक्ति है, अच में क्या है, सप्तमी विभक्ति है। और जिसमें और सूत्रों में जिसमें सप्तमी विभक्ति होगी वहाँ पे पर, वो क्या होगा, परवर्ण। परवर्ण का मतलब समझ रहे हैं ना, परवर्ण मतलब बाद वाला वर्ण, पर माने जो बाद में हो, पूर्व मतलब जो पहले हो, तो परवर्ण हो जाएगा। और यड़, यड़ मतलब यड़ प्रत्याहार, प्रथमा, यड़ में जो प्रथमा है, यड़ में प्रथमा है और ये आदेश हो जाएगा। आदेश मतलब इसके स्थान पे आ जाएगा, जो पूर्व वर्ण है इसके स्थान पे आदेश हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। और जैसे कि जब संधि होगी, यहाँ पे जब संधि होगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे जब संधि हो रही है तो क्या है, दधि धन अत्र है, तो क्या हो जा रहा है, दध्यत्व हो जा रहा है। इसको जो है हम लोग 4 स्टेप में करते हैं। जैसे दधि धन अत्र है, यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से निकलेगा दध निकला, हलंत लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा ई, छोटी ई थी ई, यहाँ से अत्र। हम लोगों ने क्या पढ़ा, ई को एडस से कि ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ई के स्थान पे कोई भी असमान स्वर आई के बाद उसके स्थान पे, ई के स्थान पे, केवल ई के स्थान पे क्या होगा, ई के स्थान पे यह हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ध आधा है तो ध क्या था, आधा था। और यहाँ यह भी क्या है, यह भी आधा ही है, अभी दध्य हो जाएगा, ये मिलके यहाँ बचेगा अत्र। और ये जो स्वर है यहाँ पे जब मिल जाएगा, जब मिलेगा द ध, यहाँ आधा था, जैसे यह मिलेगा तो यह पूर्ण हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा दध्यत्र, इसका संधि क्या हो जाएगा, दध्यत्र हो जाएगा। और इसी प्रकार से इति धन आह, इति से क्या निकला, इससे देखेंगे, इति से ई निकला, यहाँ से ई के स्थान पे हो जाएगा यह, और त आधा है, या आधा है तो इत्य, और यहाँ आ है, यहाँ ये आ किस मिल जाएगा तो हो जाएगा इत्याह, इत्या हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे कई और उदाहरण हैं। इसको दधि धन अत्र है, तद्यर्थ हम लोगों ने पढ़ लिया। इति धन आ, इता है, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा। और अब हम लोग मधुधन अरी पे आ जाते हैं। मधुधन अरी, मधु से निकलेगा मधुधन अरी, एक दो उदाहरण हम कर लेते हैं, और बाकी जो उदाहरण हैं आप लोग इसको अपने होमवर्क में इसको जो है 4 स्टेप से करिए। कितने स्टेप से हम लोगों ने इसको 4 स्टेप में बताया, और एक उदाहरण हम फिर से 4 स्टेप में बता देते हैं इसको कैसे करना है, उसी हिसाब से आप लोग करिएगा। आइए देखते हैं। ऐसे कि यहाँ पे मधु है, मधु धन अरी ही, मधुधन अरी है, मधुधन अरी, यहाँ मधु से क्या निकलेगा, म ध, यहाँ हो जाएगा उ निकला, छोटा ऊ है तू, यहाँ से बचा अरी ही, अरी मतलब शत्रु, मधु मतलब मधु। यहाँ ऊ के स्थान पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऊ के स्थान पे हम लोगों ने पढ़ा, यदि ऊ के बाद असमान स्वर, असमान स्वर है ना, ये वो तो नहीं है, असमान स्वर है तो उसके स्थान पे हो जाएगा वह हो जाएगा। यहाँ से बचा म ध, यहाँ से हुआ वह, यहाँ से बचा अरी। तो ए भी आधा है, ये म ध क्या है, आधा है, ये वह भी क्या है, आधा ही है, अभी आधा था, यहाँ आधा था, लेकिन जब ए अ से मिल जाएगा तो मध्वरी ही, मध्वरी हो जाएगा ना, मध्वरी हो गया। इस प्रकार से, इसी प्रकार से आप लोग गुण धन आदेशक कर लेंगे। गुण से निकलेगा, गुण में र में हलंत लगेगा, यहाँ पे र में हलंत लगेगा, और यहाँ से निकलेगा ऊ को हो जाएगा वह, तो यहाँ से हो जाएगा गुरुवाह देश। रा आधा है, जब रा आधा है तो इसको जब ऊपर जाएगा उड़ंतवा रा हो जाएगा, यहाँ देखिए उड़ंतवा रा हो गया है, गुरुवाह देशा हो गया है। इसी प्रकार से अब हम लोग इस पे आ जाते हैं, धातृ अंश, यहाँ से धातृ से निकला री, और यहाँ से अंश है, उसके बाद समान स्वर है, री के स्थान हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि अ ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए, य व र ल हो जाता है,
तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो यहाँ पे धात से यहाँ क्या बचा, जैसे हम लोग कर लेते हैं इसको, धात यहाँ से निकला री और यहाँ से अंश, अंश बचा। री के स्थान हम लोगों ने पढ़ा र हो जाएगा, यहाँ से ट, यहाँ से धा, आधा ट और आधा र मिलकर क्या बन जाएगा, त्र। और ये त्र भी आधा है, लेकिन जब ये अंश के साथ मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा और यहाँ धात्रांश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धात्रांश, धात्रांश क्या बन जाएगा, धात्रांश बन जाएगा। उसी प्रकार पितृधन आकृति ही पित्राकृति हो जाएगा। सवितृधन उदय सवित्रोदय हो जाएगा। मातृधन औदार्यम मात्रोदार्यम हो जाएगा। और एक यहाँ पे उदाहरण है ली धन आकृति। ये ली क्या है, ली अपने आप में स्वर है, तो ली के स्थान पे क्या हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। और ये आकृति है, लेकिन अब जब आधा ल है, जब ये आ के साथ मिलेगी तो पूरा हो जाएगी। और यहाँ ला कृ ती ही लाकृति हो जाएगा। आप लोगों ने इसको पढ़ा। अब जैसे कि अब इसको संधि विग्रह कैसे करेंगे, जैसे संधि था तो हम लोगों ने क्या किया कि उसको संधि कर दिया, उसका संधि विग्रह था। लेकिन अगर दध्यर्थ दे दिया तो क्या करेंगे, अगर दध्यर्थ दे दिया इसका कद एक संधि विच्छेद करिए, तो यहाँ पे हम लोग आधे वाले शब्द को पकड़ेंगे कि आधा है क्या, यहाँ आधा ध है, ध में क्या लगा है, यह लगा है, ध लिख देंगे। यह किससे बनता है, यदि इसको याद करेंगे, इसको याद करेंगे, ई के बाद समान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो यहाँ हम इससे यह से क्या ले लेंगे, अपनी ई ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, अत्र बचेगा। अब हम लोग वही जैसे स्टेप चल रहा था, तो अब हम लोग ई क्या है, ध को दे देंगे, यहाँ हो जाएगा द थी धन अत्र। इस तरीके से हम लोग क्या है, विग्रह भी कर लेंगे। जैसे कि शब्द दे के कह दे कि संधि बताइए कौन सा संधि है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए इसी तरीके से कर लेंगे जैसे अभी हमने किया इति। यहाँ इत्या त क्या है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे त आधा है, इसको लिख लेंगे ईत। यहाँ पे क्या है, यह से क्या ले लेंगे, अपनी ई के बाद ही ई या के बाद समान स्वर आया यह होता था, यहाँ से ई अपनी आपस ले लेंगे। यहाँ बचेगा आह इत। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दे देंगे इसकी इत को ई दे देंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा इति धन आह, इति धन आ हो जाएगा। इसी तरीके से पितृधन आकृति में हो जाएगा पितृ। यहाँ से पितृ में हम लोगों को से त आधा दिख रहा है, यहाँ से त आधा ले लेंगे। उसके बाद बचेगा र, और र को हम लोग क्या करते थे, री के बाद असमान स्वर आए तो र हो जाता था। उसके बाद हम लोग वहाँ से ट को री दे देंगे, पितृधन आकृति हो जाएगा। इसी प्रकार से मात्र उदाहरण में हो जाएगा, यहाँ पे त आधा है। इस प्रकार से इस तरह के सारे उदाहरण आप लोग कर लेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हम जो है इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को वर्ग विचार के बाद वर्ग विचार जो चारण स्थान था, माहेश्वरी सूत्र था, उसके बारे में पूरी क्लास डाल दिए हैं। अब हम लोग आगे इस पे संधि विचार पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग कुछ ही दिनों में एक एक क्लास करके सारी संधि खत्म कर देंगे। उसके बाद संज्ञा प्रकरण, उसके बाद समास, उसके बाद वाच्य, इसी तरीके से पूरे संस्कृत व्याकरण पर चर्चा करेंगे और अच्छी तरीके से इस पर काम करने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। और आप लोग जो है कि अगर आप यहाँ पे इस क्लास को पढ़े हैं, अगर आप लोग घर पे दोबारा नहीं पढ़ना चाहते तो इसी क्लास को क्या है एक से दो बार देखिए। आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की क्लास अच्छे समझ में आ जाएगी। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।